हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बाकी बचा हुआ चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इससे पहले जो हमने पढ़े चैप्टर में, वो हमने बाकी चीज़ें पढ़ी कि आपका पोल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने, है ना, और चैलेंजेस टू इंडिया के एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। अभी जो हम कवर करेंगे, जिस चीज़ के ऊपर आपका चैप्टर है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, ऐसी डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन without compromising on the ability of the future generation to meet their respective needs. Means आप डेवलपमेंट करें एज पर जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो इस तरह होनी चाहिए कि अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी नीड है जनरेशन की इस टाइम, वो भी पूरी हों, लेकिन अब की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में आप आगे वाली जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पता चले कि उनके लिए कुछ आगे ना बचे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपना पूरा करने के लिए, अपनी अभी की जनरेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए आप उनका नुकसान करें। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखना, दोनों को, अभी का भी और आगे आने वाली फ्यूचर का जनरेशन का भी, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट भी हो रहा है एंड दैट इज़ सस्टेनेबल टू, राइट। तो अगर पूछे व्हाट इज़ द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट जनरेशन शुड लीव स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अभी की जनरेशन जो है शुड लीव अ स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कि कुछ उनके लिए लाइफ छोड़ी जाए आगे आने वाली जनरेशन के लिए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मीन आप बोल सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, चाहे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब ऐसा ना हो, इतना ज़्यादा आप कर दें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए एक अच्छी और या नॉर्मल लाइफ जीना। आई होप आपको क्लियर हुआ इतना, ठीक है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ बेसिकली डिज़ायर्ड बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन। एनवायरनमेंट को भी आप प्रिजर्व करके रखें, प्रिजर्व करें, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे। इन दोनों का जो बैलेंस आप साथ में करते हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हाउ कैन यू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स अंडर दिस। तो आप कैसे अचीव करेंगे? अगर आप खुद, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसके लिए नंबर 1 पॉइंट हो सकता है रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज आपको पता है रिन्यूएबल हैं, ठीक है, हमने अगर मान लीजिए फॉरेस्ट काटे और पेड़ उगा सकते हैं, जो चीज़ें आपकी और रिन्यू हो सकती हैं, वापस आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको उनको इतना यूज़ कर लें उनका कि जितनी नई क्रिएट हो रही हैं उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, फिर तो वो कमी में हो जाएगी ना। तो इसलिए रेस्ट्रिक्ट करें उस यूज़ को, उस जितना उसका यूज़ हो रहा है उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें उसको। तो जो रीजनरेट जितना हो पा रहा है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, उससे कम अपना यूज़ रखें। तो रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। सेकेंड, हाउ कैन यू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट इज substitute non-renewable resources with renewable resources. Those resources which cannot be renewed or which are non-renewable, they should be substituted, or they should be मतलब उनकी जगह you should use renewable resources, ठीक है, जिससे वो डिप्लीट ना हो जाए। पता चला आपने इतने ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया कि अब उनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो ख़त्म हो गए और आप कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो आप यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज वो आपके रिन्यूएबल हों, ये आपको करना है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, दैट इज बिकम इनपुट एफिशिएंट। दैट मीन्स कि you should be input efficient, not input consuming. Means effort should be made to produce more per unit of input. It will reduce exploitation of resources. यानी आप कोशिश करें कि जितना आप इनपुट ले रहे हैं, जितने रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, जितना रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकें। यानी कि यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड प्रोड्यूसिंग लेस, ठीक है। नंबर 4, कंट्रोल पॉल्यूशन।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है। इट शुड बी अंडर द लिमिट, इट शुड बी लिमिटेड टू द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब हमारे एनवायरनमेंट की जितनी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है पॉल्यूशन को, जितना वो आपके वेस्ट को, इन सबको कंज्यूम एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा आप ना जनरेट करें। दैट शुड बी इन कंट्रोल, ठीक है। उसका चेक रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो हमारे एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से बाहर निकल जाएगी। जितना हमारा एनवायरनमेंट अब झेल सकता है जिस चीज़ को, आप उससे ज़्यादा ना करें। तो देयर शुड बी कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है। दीज आर द 5 पॉइंट्स विच विल कम अंडर हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने ये पढ़ लिया व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया हाउ कैन वी अचीव दैट। नंबर 3, अब हमें अपने इंडिया की अगर बात करें तो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए टू अचीव दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिन पे हमें वर्क करना चाहिए। एंड दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जीज जैसे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ जो इंडिया में है मोस्टली वो बहुत ज़्यादा थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं, हम बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट हैं अपनी पावर के लिए। मींस कि हम हीट से जो होती है उससे जनरेट करते हैं। उसके क्या है एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को। तो बजाय हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी आप बोल सकते, उसकी बजाय अगर हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज पर चले जाएं, लाइक हम विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं पावर, हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उनका कोई नुकसान भी नहीं है। तो हम बजाय इसके कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं हमें वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और जो हमारे हाइड्रो एंड थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनकी बजाय हम इनका करें। थोड़ी सी आपकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी विंड पावर सोलर अगर आप लगाएंगे, बट लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर बात करें तो वो सारा जो खर्चा शुरू में होता है वो धीरे धीरे अपने आप बैलेंस आउट हो जाता है और फिर बहुत ही कम में हो जाता है। बट हमारे यहाँ सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ इनिशियल कॉस्ट। बट ये सारे थोड़े से गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा स्टेप लेने पड़ेंगे, बिकॉज ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हद तक बचाएंगे, सेव करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, ठीक है। क्लीनर फ्यूल्स जैसे अभी भी हमारे आजकल अगर बात करी जाए, लकड़ी गाँव में अगर बात करें तो लकड़ी का बहुत यूज़ होता है। काउडंग केक्स होते हैं, उनको जलाया जाता है कुकिंग के लिए। इससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहला तो पॉल्यूशन तो होता ही है ना, आपका एयर पॉल्यूशन होगा। सेकेंडरी, आप लकड़ी जलाएंगे तो उतना ही जंगलों को काटेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है। तो ये हमारे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इससे एनवायरनमेंट का। तो हमें उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर इसके ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो CNG हम यूज़ करने लगे हैं। दिल्ली में जैसे अगर प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे बाकी जगह भी प्रमोट करनी चाहिए। कुकिंग के लिए LPG गैस का यूज़ करें। गोबर गैस जो है वो दैट शुड बी प्रमोटेड। इनसे क्या है, हाउस होल्ड से जो पोल्यूशन होता है वो एटलीस्ट काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइड्रल प्लांट्स। मिनी हाइड्रल प्लांट्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये माउंटेन एरियाज जो होते हैं जहाँ पे बहुत स्टीम आपको मिलती है, स्टीम उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टरबाइंस के थ्रू, ठीक है। ये मोस्टली आपके माउंटेन रीजन की बात है वहाँ पे। तो हमें ऐसे जो पावर प्लांट्स होते हैं दे आर वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो हमें वो लगाने चाहिए, जिससे और वहाँ का काम पूरा हो जाता है। वहाँ से जो थोड़ी बहुत मिनी उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो मिनी हाइड्रल प्लांट से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो हमें वो चीज़, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी केबल की या कोई टावर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट वो टर्बाइंस के थ्रू स्टीम जनरेट, जो स्टीम होती है उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऐसे अगर बहुत सारे लगा दिए जाएँ जहाँ पे हो सकता है पॉसिबल, तो वो भी काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट को सेव करेगा, ठीक
ठीक है, दिस इज थर्ड पॉइंट। एक्चुअली हम स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, तो आपने पहला बोला यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब हमें यूज़ जो हम कर रहे हैं उससे बहुत नुकसान हो जाता है, कि मतलब हमें रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। जैसे विंड है, आ ही रही है कंटिन्यूस, सोलर पावर है, उसकी कभी कमी नहीं होने वाली है, तो हमें वो करना चाहिए। सेकंड, यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स लाइक एलपीजी एंड गोबर गैस यूज़ करना चाहिए। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइड्रो प्लांट्स हमें यूज़ करने चाहिए लाइक माउंटेन रीजन्स। नंबर 4 इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। अभी क्या है, हम लोग ट्रीटमेंट्स के लिए, इन सब के लिए अगर बात करें तो हम काफ़ी कुछ चेंज, मतलब एलोपैथी पे आ गए हैं, है ना। और पुराने टाइम की अगर बात करें तो हम लोग वी आर मोर क्लोज टू नेचर, हम एनवायरनमेंट के ज़्यादा क्लोज थे। चाहे वो बात करें आप एग्रीकल्चर की बात करें, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हम लोग यूज़ करते थे, हेल्थ की चाहे बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, तो हर चीज़ बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली थी। लेकिन अभी क्या है, जो हम शिफ्ट हुए हैं ट्रेडिशन से मॉडर्न, उससे एनवायरनमेंट को बहुत इम्पैक्ट हुआ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इंडिया जो है, अभी भी अगर मेडिसिन की बात करें तो हम लोग आयुष एक तरह से हमारे ट्रीटमेंट थे, जिसमें आयुर्वेद आपका आ रहा है, होम्योपैथी आ रही है, यूनानी आ रही है, ये सब चीज़ें, इसमें योगा इसके अंदर आ रहा है। इन चीज़ों को जो यूज़ करते थे, तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि हम फिर से वही चीज़ यूज़ करना शुरू करें, अपने सिस्टम में लेके आएँ। तो ये अगर पुरानी चीज़ें फिर से लेके आएंगे, एक तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सेकेंडली देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, राइट। तो नंबर 4 इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। अब आती है बात यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट। ओके, तो इसमें क्या है, बायो कंपोस्ट जो होता है, एक्चुअली क्या है, जब से बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करने लगे हैं अपनी क्रॉप में, अब वो कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा हमारे जो लैंड है और जो वाटर है लैंड के नीचे, उसको कंटामिनेट कर दिया। तो हमें ये सब और ऊपर से क्या होता है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए पानी बहुत चाहिए होता है वाली क्रॉप्स को, तो इरिगेशन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए, हम नेचुरल जो तरीके थे, ट्रेडिशनल तरीके जो थे हमारे, उसमें आए, तो हमें बायो कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली बायो कंपोस्ट इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट, जितनी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं ऑर्गेनिक, उनसे जो वेस्ट आता है उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ठीक है। तो जैसे जो हम बोलते हैं केटल्स रखना, उनके जो डंग है उसको हम यूज़ करें एज अ फर्टिलाइज़र, तो वो नेचुरल है, उससे कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, उससे कुछ नुकसान नहीं होना है। तो हमें इस तरह ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह वी शुड शिफ्ट टू दीज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नंबर 6 इज़ कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। बायोपेस्ट क्या है कि जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था, तो उससे हमारा प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा, ठीक है, तो लेकिन उससे हम केमिकल पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करने लग गए, जिससे क्या हुआ, ना तो आप खाना तो आपका होता ही होता है कंटेमिनेट, उससे ख़राब होता है, बाकी हमारी वाटर बॉडीज़ भी ख़राब हो रही हैं ये सब यूज़ करने से, पेस्टिसाइड्स। तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए नेचुरल तरीके यूज़ करने चाहिए पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए। लाइक नीम आप यूज़ कर सकते हैं, नीम जो है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है, एक नेचुरल पेस्टिसाइड है वो आपका। और या फिर आप बोल सकते हैं कि पुराने तरीके, जैसे नॉर्मल एनिमल बर्ड्स जो होते थे, जैसे स्नेक, लिजर्ड्स, आउल, पीकॉक, ये सारे जो हैं, ये भी एक तरह से आपके तरीके हैं कंट्रोल करने के लिए पेस्ट्स को, ठीक है। तो ये वाले तरीके पुराने हमें शिफ्ट होना चाहिए इन पे, जिससे कम से कम हम इन चीज़ों को यूज़ करें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, ठीक है। एंड लास्ट इज़ चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न, a change in unsustainable pattern of consumption and production। हमें जो अपना जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, जिसमें हम बिना सोचे समझे बस कुछ भी कंज्यूम करते जा रहे हैं, जो मॉडर्न आजकल का सिस्टम आ गया है कि मतलब आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं है, आपके पास मनी है तो यू आर जस्ट परचेजिंग दैट। अब आप परचेज़ कर रहे हो, आपकी डिमांड बढ़ाओगे किसी चीज़ की, तो उसका प्रोडक्शन भी होगा, और वो प्रोडक्शन करने के लिए वो आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। वो रिसोर्सेज आपके हो सकता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हों, जो आपका मतलब एनवायरनमेंट को कितना ख़राब कर रहा है। ये हमारा बिना बात की जो डिमांड्स हैं, आप सिर्फ लिमिटेड चीज़, जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप उन पे रहिए। आप क्यों बिना बात की डिमांड मार्केट में इतना बढ़ा रहे हैं उन चीज़ों के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइफ शुड बी सिंपल। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी लिमिट खुद लगानी पड़ेगी चीज़ों पे, जिससे अगर आपका कंजम्पशन कम होगा, लोगों को इसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है।
और कुछ लॉज भी बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो जिसकी वजह से अगर ये कंजम्पशन कम हो, डिमांड जो है सिर्फ जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जिनसे एनवायरनमेंट पे इतना बुरा असर नहीं होता उन चीज़ों तक लिमिटेड है, तो इस चीज़ के लिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसी को हम बोलेंगे चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो हम तभी हम प्रोडक्शन को और हमारे रिसोर्सेज को, उनका जो इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, चाहे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, हाउ टू अचीव देम वो पढ़ा, एंड स्ट्रैटेजीज टू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये पढ़ा। और ये आपका चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। All the best for your exams. Thank you so much.